ટીવી9ની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું જિજ્ઞાસા। આજે આપણે આર્થરાઇટિસ શું છે, તેની કઈ પ્રકારની સારવાર થાય છે તેના વિશે વાત કરવાના છીએ। અમારી સાથે ઓર્થોપેડિક ડોક્ટર ધીરજ મરોઠી જૈન જોડાઈ ચૂક્યા છે। ડોક્ટર ધીરજ, ટીવી9 માં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। ડોક્ટર ધીરજ મરોઠી જૈનનો જો આપને ટૂંકમાં પરિચય આપું તો તેઓ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટના સિનિયર સર્જક છે। એપિક હોસ્પિટલમાં તેઓ ફરજ બજાવી રહ્યા છે। રેસ ક્લિનિકના તેઓ ચેરમેન છે। રીસર્ફેસિંગ જે ટેકનિક છે તેના फाउंडर છે। सर, સૌથી પહેલા તો એ જાણવું છે કે आर्थराइटिस वो क्या होता है? आर्थराइटिस मतलब सिंपल वे में गुजराती और मारवाड़ी में बोलूँ तो इट्स ए घसारा। घसारा मतलब आपका कोई भी जॉइंट है बॉडी में, वो उम्र के साथ या कोई भी डिजीज या किसी भी इंजरी के बाद में यदि जॉइंट डैमेज हुआ है तो उसे घसारा बोलते हैं। घसारा मेनली घुटने के कूल्हे का या एंकल जॉइंट, ये वेट बियरिंग जॉइंट होते हैं। इससे क्या है, हमारा चलना फिरना डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें ये सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भाई घुटन का या कूल्हे का आर्थराइटिस क्यों बढ़ा है। उसका रीज़न है कि जब आदमी को चलने फिरने में दिक्कत होती है तो उससे समझ में आता है कि मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो कार्टिलेज है उसका लॉस है। एक्चुअली जो लुब्रिकेशन होता है वो ड्राई हो जाता है और घुटन के जो कार्टिलेज होती है, जो कुशन होता है, उसका एज के साथ में जिसे डीजनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं और उसमें घसारा होता है तो पेन शुरू होता है। बिल्कुल। सर, क्या हर बार जब भी किसी को नी में पेन हो रहा है तो यही समझ लेना चाहिए कि हमें आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस? नहीं, नॉट ऑलवेज। क्योंकि यदि कभी कभी तो दर्द आपका कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, छोटी मोटी इन्फ्लामेशन है, कोई भी कारण से आपको दर्द हो सकता है। कोई भी तरह से आपको कोई इंजरी हुई है, किसी भी कारण से आपको नी आर्थराइटिस है, लेकिन नॉट ऑलवेज कि आर्थराइटिस हो गया है उसका वजह, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो सर, आपने जैसे बोला कि कोई इंजरी हो गई फिर भी पेन होगा, तो एक्चुअल जो इसके लक्षण है वो क्या है? जब भी हम समझे कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो उसका जो शुरुआती जो लक्षण है वो क्या होते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कॉमन फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ आर्थराइटिस है और इसमें सबसे ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। मतलब क्रॉनिक प्रॉब्लम मतलब दर्द आएगा जाएगा, फिर दर्द आएगा फिर जाएगा, और घुटन का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, वॉकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। आपको चलते हुए लोग बोलेंगे कि यार आप लिम्प करके क्यों चल रहे हो। ये सब लक्षण हैं, ये कोरिलेट करते हैं। आप 2 किलोमीटर वॉक नहीं कर सकते या सीढ़ी चढ़ते उतरते हो तो दर्द होता है, घुटने में सूजन आ गई है, बार बार रिपीटेड सूजन आ रही है, तो आप समझिए कि कुछ न कुछ जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और वो क्रेपिटस भी आने लगेगा। आप घुटन पे हाथ रखोगे, मूव करोगे तो दर्द होता है, तो ये समझिए कि आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई है। इसमें कई स्टेजेज रहती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन एक लिमिट तक आप वॉक करते हो, जैसे 4-5 किलोमीटर चल लिए तो थोड़ा दर्द शुरू होता है। तो हमें ऑलवेज बिगनिंग में अपन मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर धीरज, आपने वो लक्षण तो बता दिए, पर ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब आर्थराइटिस क्यों होता है उसका कई कारण हैं। एक कारण जेनेटिक है, जीन्स की वजह से, जैसे रूमेटॉइड है उसमें हो सकता है। दूसरा ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उसकी वजह से भी घुटने की आर्थराइटिस घसारा जल्दी हो सकता है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एज रिलेटेड है। तो एज के साथ में घसारा होना काफ़ी कॉमन है, जिसमें कार्टिलेज का लॉस एज के साथ में होता है, जिसे डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसके सिम्टम्स आपको एज के साथ में आएंगे। रूमेटॉइड है वो कम एज में भी, जैसे 40-45 में भी आपको नी और हिप डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये अर्ली इंडिकेटर होता है रूमेटॉइड में कि आपको आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई है। तो ये जेनेटिक है, उनको भी काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी घुटन और कूल्हे में आर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल। और सर, जब भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके लक्षण तो आपने बताए, उसकी सारवार किस प्रकार से होती है? कौन कौन सी सारवार के ऑप्शंस हैं? सारवार की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि शुरुआत में है तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, ये एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे मोटापा, यदि मोटापा है
तो उसमें आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफ स्टाइल, क्योंकि यदि ओबेसिटी है तो घुटन और कूल्हे पे वेट ज़्यादा गिरेगा तो आर्थराइटिस बढ़ेगी ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है ताकि वो डैमेज नहीं हो। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़रूरी है। वॉकिंग करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, काफ़ी कलीग्स भी हमारे कह देते हैं कि आर्थराइटिस की शुरुआत हुई है अब घूमना फिरना बंद कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको मॉडिफाई करना है आपकी एक्टिविटी। शू वेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि आप वॉकिंग करने भी जाते हैं तो अच्छे शू वेयर पहने ताकि आपके नी और हिप को डैमेज कम हो। तो हमें मॉडिफिकेशन करना है अपनी लाइफस्टाइल में। साथ ही साथ हमें बचाने के लिए फूड हैबिट्स भी चेंज करना है। सर, अभी आपने अपने आंसर में मोटापा का उल्लेख किया कि जिन लोगों को मोटापा होता है उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है, तो क्या हम ये मान के चले कि जो लोग पतले हैं उसके आर्थराइटिस होने के चांसेस कम है, या तो फिर नहीं होता उन लोगों को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्थराइटिस एक ऐसी चीज़ है, यदि आपको कोई भी फैक्टर है, मैंने जैसे बोला रूमेटॉइड है, जेनेटिक है, और मोटापे में परसेंटेज आपका बढ़ जाता है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मोटापा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपकी एक्टिविटी लेवल है, वो सबसे ज़रूरी है। यंग एज में आप कितना एक्टिव रहते हैं, क्या क्या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका बोन की कॉर्टिकल इंडेक्स जिसे बोलते हैं ना थिकनेस, क्षरण जो गुजराती या मारवाड़ी हिंदी में बोलें तो घुटने का घसारा आपकी बोन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो यंग एज में एक्टिविटी लेवल आपको बढ़ाना है। आपको इंडोर गेम से आउटडोर गेम में जाना है ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहे, ताकि एक एज के बाद में वो आपका लिए आपका डिपॉजिट है, वो आपको काम आएगा। तो आपका घसारा कम होगा, आपको आर्थराइटिस की चांसेस कम होगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं यंग सभी लोगों से व्यूअर को बोलूँगा कि आप जितना हो सके आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, लेकिन आपको लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। जैसे आपने बोला सर कि अपनी हड्डियों को मजबूत रखें, मतलब कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जन्म से उसकी हड्डियां थोड़ी वीक होती है, तो उन लोगों को ऐसे समय में क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फीमेल्स में हड्डियों का वीकनेस काफ़ी कॉमन होता है, जिसे ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उसका रीज़न एक तो 40s के आसपास तो चलो मेनोपॉज आता है, उससे पहले भी फीमेल्स में उसकी एक्टिविटी लेवल होता है। तो विटामिन D3 हम जानते हैं नेचुरल सोर्स है सनलाइट, तो हमें सनलाइट में मिनिमम 30 मिनट्स यदि आप वॉक करते हैं तो आपको नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन D3 मिलता है। आज हम जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों में, वेजिटेरियंस में मेनली D3, B12 जो इतनी महंगी जांचें होती है सबका कम आता है, तो हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। तो ऑलवेज मैं कहता हूँ आप अपने फूड हैबिट्स चेंज कीजिए, जो भी जंक फूड लेते हैं उसको लिमिट कीजिए, कम कीजिए, नहीं तो नहीं बोल सकता लेकिन कम कीजिए। ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम रिच फूड, फाइबर्स, ये सब लीजिए ताकि आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी बनी रहे, क्योंकि जो कैल्शियम हम दे रहे हैं एक एज के बाद में, वो डाइजेशन के लिए भी आपकी आंतों का पावर भी उतना अच्छा चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। वॉकिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको इंक्लूड करना है। बिल्कुल। और सर, जिन लोगों को आर्थराइटिस हो रहा है तो वो लोग क्या बड़ी उम्र के लोग हुए हैं या फिर यंगस्टर भी आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि उसको आर्थराइटिस के लक्षण है? आपने कभी ऐसे केसेस हैंडल किए? किस प्रकार के होते हैं ये सब? आर्थराइटिस का डायग्नोसिस के लिए एक अच्छी गुड क्वालिटी एक्सरे की ज़रूरत होती है। यदि आर्थराइटिस आपका डेवलप हो चुका है तो कोई भी एज हो, आपको वेट नहीं करना है। यदि स्टेज 3 और 4 तक पहुंच गए हैं तो हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि सक्सेस रेट ऑफ द नी और हिप जो सर्जरी है उसका 30 इयर्स है।
जो इम्प्लांट की लाइफ है। तो पहले हम डरते थे, उसका रीज़न ये था क्योंकि इम्प्लांट की मेटल की क्वालिटी उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि अब इंडिया में भी अवेलेबल है। तो हमें ये एज नहीं देखना है कि 35 है या 95 है। मैंने 35 छोड़ के 18-19 एज में भी सर्जरी की है और 96 की एज में भी की है। तो एज इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द आर्थराइटिस। कोई भी एज में यदि आपको एडवांस आर्थराइटिस है, आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपकी डेली एक्टिविटी है, यदि आपको एक्टिविटी डिमांड है और बिकॉज ऑफ नी और हिप पेन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ऑलवेज मैं कहता हूँ सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए। આગળ પણ આર્થરાઇટિસ વિશે આપણે વાતચીત કરતા રહીશું, પરંતુ હાલ રોકા એક નાનકડા બ્રેક માટે। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। આપણે વાત સંધિવા વિશે કરી રહ્યા છીએ, વાતને આગળ વધારીએ। और सर, खास करके आजकल के जो यंगस्टर है वो थोड़ी भी सीढ़ियाँ चढ़े तो थक जाते हैं, तो क्या ये सारे जो लक्षण है वो आर्थराइटिस के हो सकते हैं? और जब भी हम डॉक्टर से पूछे तो वो बोलते हैं B12 की कमी है, D3 की कमी है, तो ये सारा कहाँ से मिलता है, कौन से खुराक से मिलते हैं ये सब? देखिए, फूड हैबिट्स के ज़्यादा हमारा काम है एक्टिविटी लेवल। जो थक रहा है उसका कारण है कि वो उनका रेगुलर एक्टिविटी लेवल, आउटडोर एक्टिविटी लेवल नहीं है, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी बनाना पड़ेगा। कैल्शियम रिच फूड हमें रेगुलर लेना है, फाइबर लेने हैं, और आपका जो यंग एज में आपको आउटडोर गेम्स एक्टिविटी को इंक्लूड करना है। और जो नी रिप्लेसमेंट होता है सर, उसकी सर्जरी कैसे होती है, उसके क्या टाइप्स है सर्जरी के, वो थोड़ा बताइए आप। नी रिप्लेसमेंट देखो, जब 40 साल पहले इनोवेट हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई टेक्नोलॉजी आई है। तो आज की डेट में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है रीसर्फेसिंग टेक्निक। रीसर्फेसिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो डैमेज कार्टिलेज है उसको हल्का सा छील के उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। नी रिप्लेसमेंट में लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे को घुटना पूरा काट के निकाल देंगे, दूसरा कैप लगाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपका घुटना वहीं रहता है, जो डैमेज पार्ट है सिर्फ उसको ही रीसर्फेस, मतलब उसको छील के उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है, और वो उसकी लाइफ है वो 30 इयर्स रहती है। 30-35 इयर्स तक आपके एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो हमें बोन क्वालिटी अच्छी रखनी है और आपको टाइमली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और सर, जब भी पेशेंट का ऑपरेशन हो तो उसके पहले और उसके बाद फिजियोथेरापी का रोल क्या रहता है? फिजियोथेरेपी का, जब मैं यूएस में था, काफ़ी ओबीज पेशेंट हमारे पास में आते थे, तो हम क्या करते थे, उनको ऑपरेशन से पहले भी मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए उसको कहते थे कि थोड़ी आप रिहेबिलिटेशन ज्वाइन कर लीजिए, फिजियो के लिए स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब कीजिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यदि आपकी मसल्स एक्टिव रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, फैट को बर्न आउट कर लेंगे, तो आपको सर्जरी के बाद में रिकवरी उतनी फास्ट होगी, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट कम होती है, बिकॉज इफ़ योर मसल्स आर स्ट्रॉन्ग। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप इसको फिजियो को सर्जरी से लिंक मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको फिट रहना है तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। डोंट लिंक विद द एनी नी और हिप रिप्लेसमेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आपको फिट रहना है तो आपको एक्सरसाइज को आपको बॉडी में रेगुलर करनी ही करनी है, तो आपको एक्टिविटी लेवल बढ़ा रहेगा। ठीक है सर, एक बार सर्जरी हो गई और फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए तो रिवीजन सर्जरी का ऑप्शन है, पर क्या ये सर्जरी हो सकती है और होने के बाद उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए, कोई भी मेटल या इम्प्लांट हम बॉडी में डालते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद में वियर एंड टियर आएगा ही। लेकिन आज की डेट में सबसे अच्छी बात यह है कि इम्प्लांट और जो प्लास्टिक जो बीच में डालते हैं उसकी लाइफ है वो 30-35 इयर्स हो गई है। उसका रीज़न है कि इनकी क्वालिटी में, जैसे पॉली है वो हाईली क्रॉसलिंक पॉली आ गया है, मेटल है COCR और टाइटेनियम वो पॉलिश्ड हाईली क्रॉसलिंक पॉली, तो उसकी वजह से घसारा कम होता है।
तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक समय था कि मेटल की वजह से हम कम उम्र के लोगों को सर्जरी के लिए वेट करवाते थे, अब वो ज़रूरत नहीं रही। सर, आजकल छोटी उम्र के लोगों में भी हिप एवियन का प्रॉब्लम रहता है, तो ये हिप एवियन क्या है? हिप एवियन के केसेस हमारे पोस्ट कोविड काफ़ी बढ़ गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि ड्यूरिंग कोविड जो स्टेरॉइड हमने लाइफ सेविंग के लिए लगाए थे, उसकी वजह से हिप एवियन के परसेंटेज बढ़ गए। इंडिया में पहले हिप एवियन बिकॉज ऑफ अल्कोहल ज़्यादा होते थे, कम उम्र में पहले भी एवियन के केसेज आते थे, लेकिन अब परसेंटेज बढ़ गई है। उसका रीज़न है स्टेरॉइड का इम्पैक्ट की वजह से हिप एवियन के नंबर्स बढ़े हैं और उसका कारण स्टेरॉइड ही रहा है। बिल्कुल। और सर, खास करके आम लोगों में ये बहुत देखा है कि जब उम्र बढ़ जाती है, जैसे कि 90 के कोई है तो वो सर्जरी करवाने से डरते हैं, उसको ये लगता है कि इस उम्र में क्यों सर्जरी करवाए। तो क्या उन लोगों को सर्जरी करवानी चाहिए? फायदा कारक है उनके लिए? देखिए, उम्र, मैंने एक बार पहले भी बोला है, उम्र का कोई रिलेशन नहीं है आर्थराइटिस से। यदि मेडिकली फिट हैं, 90 नहीं, मैंने 93 और 96 में भी हिप और नी रिप्लेसमेंट किया है। यदि मेडिकली फिट है, पेशेंट को मेडिकली फिट होना है, सर्जिकल टाइम हमारा 15 मिनट है। अभी तो हमने 5-6 केसेज ऐसे किए हैं जिसमें हमें ना जनरल एनेस्थीसिया दिया, ना स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया, ओनली लिम्ब को ब्लॉक करके भी हम नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस R2R और रीसर्फेसिंग टेक्निक। इसमें आपका पैर को ही खाली सुना किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया या रीजनल स्पाइनल एनेस्थीसिया, कमर में भी इंजेक्शन नहीं देना है। ये एडवांटेज है। एनेस्थीसिया में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, उसकी वजह से कई बार कार्डियक प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, तो उसको भी हम सर्जरी कर सकते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एज हो, चाहे 90 है, 90 प्लस है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि मेडिकली फिट है तो सर्जरी हो सकती है। आगे भी हम आर्थराइटिस के विषय बात करेंगे। अभी समय हो गया है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की और ज़्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर धीरज। सर, आजकल नी रिप्लेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इतनी कॉमन सर्जरी क्यों हो गई है ये? देखिए, जब हम 70 इयर्स पहले की बात करें, जब ये अपनी लाइफ स्पान एक आदमी का 50-55 में रिटायर हो जाता था, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, मेडिकल ट्रीटमेंट बढ़ा है, लोगों की आयुष्य बढ़ गई है, तो आयुष्य बढ़ गई है तो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, हार्ट की प्रॉब्लम, घुटन की प्रॉब्लम, कैटरेक्ट, जो एज रिलेटेड बीमारियां थी, उसका परसेंटेज बढ़ने लगा है। तो लोगों को अब नज़र में आने लगा है कि नी रिप्लेसमेंट इतनी कॉमन सर्जरी क्यों है, क्योंकि ये सर्जरी पहले यूजुअली 65-70 के बाद में ही होती थी, और तब तक हमारा एक एवरेज भारतीय की उम्र 55 से 60 साल थी, जो कि अब 70 प्लस हो गई है। तो ये एक मेडिकल साइंस का रिवोल्यूशनरी स्टेप है कि आज हर चीज़ का इलाज संभव है। तो जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट का परसेंटेज बढ़ा है, वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ा है। जो मेडिकल फील्ड में नी रिप्लेसमेंट सर्जन 20 साल 30 साल पहले बहुत ही लिमिटेड डॉक्टर्स होते थे, तो आज उसका परसेंटेज भी बढ़ा है, डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस भी बढ़ा है, पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है कि नहीं, सर्जरी अच्छी है, 30 साल चलती है, हम कभी भी करा सकते हैं, किसी भी एज में करा सकते हैं। तो ऐसे करते करते इसके नंबर्स बढ़ते गए हैं। और जैसे मैंने कहा कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी इंडियन फीमेल्स की लाइफस्टाइल। तो उसका ध्यान उनको खुद को रखना है। पहले हम बात प्रिवेंशन की करें तो जैसे मैंने बताया, ओबेसिटी, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और जब एक स्टेज पे आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जंपिंग एक्टिविटी नहीं करना है, लेकिन
आपको वॉक ज़रूर करना है। यदि आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो स्विमिंग पूल में वॉक करना है। स्टेयर क्लाइंबिंग को अवॉइड कर सकते हैं, लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। शू वेयर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे भी आप हाई हील पहनते हैं वहाँ पे आप स्पोर्ट शूज़ पहने। जब भी पार्टी में जाना है उतनी देर ही आप हाई हील पहने, अदरवाइज़ आपको स्पोर्ट शूज़ का प्रयोग करना है ताकि आप अपने नी का बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब नहीं करें, तो नी डैमेज कम होगा। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन चेंज इन योर लाइफस्टाइल। और सर, जब भी नी रिप्लेसमेंट हुई तो जो भी पेशेंट है वो कब रूटीन लाइफ में नॉर्मल आ सकते हैं? यूजुअली जो पहले का डर था कि हमें रिकवरी 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, अरे मेरे पास रूटीन में भी पेशेंट आते हैं, एग्जाम्पल पुराने देते हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी हर साल चेंज हो रही है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सर्जरी होती है उसकी रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। 15 दिन में पेशेंट ऑफिस ज्वाइन कर सकता है, 1 महीने में आप गाड़ी चला सकते हैं, आप रूटीन में सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब कुछ महीने में कर सकते हैं। 3 महीने में आप कहीं पे भी कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी आप विदिन 1 मंथ आपकी हो जाती है। यदि जिनका दोनों घुटने साथ हुए हैं उसको हो सकता है कि 2 वीक ज़्यादा लगे। सर, हिप एवियन क्या होता है और उसका क्या इलाज होता है? ये मैं आपको मॉडल पे बताता हूँ कि हिप एवियन में क्या है कि बॉल है वो सिकुड़ जाता है और उसकी आर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो बिकॉज ऑफ अल्कोहल और स्टेरॉइड और उसकी सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वजह से ये बॉल श्रिंक हो जाती है। उसकी वजह से एस्टेबुलम और इसे हिप बॉल जिसे कहते हैं, ये हिप जॉइंट है, ये पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, कार्टिलेज लॉस हो गया, उसका जो राउंडनेस है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। उसकी वजह से सीवियर पेन हो जाता है। यूजुअली पेशेंट्स कम वॉकिंग लिम्प के साथ चलता है और चलने फिरने के साथ साथ हिप जो मूवमेंट करता है उसमें सीवियर पेन होता है, तो उसकी वजह से वो प्रेजेंट हमारे पास करता है। और इसकी जब स्टेज 4 आ जाती है, जब चलना फिरना हिप मूवमेंट बहुत ही पेनफुल हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, 20 साल की उम्र में भी हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है और 96 की एज में भी किया है। यदि एवियन हो गया है तो कोविड में ये परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। इसमें कई तरह के हिप आते हैं, उसमें यूजुअली कम एज है तो अनसीमेंटेड हिप करना चाहिए और सिरामिक का हेड, जैसे इसमें दिखेगा सिरामिक का हेड, सिरामिक ऑन सिरामिक सबसे बेस्ट रहता है ताकि ये लंबा चलता है, क्योंकि इसमें वियर रेट जो घसारा है उम्र के साथ में ये वियर रेट कम होती है ताकि ये लंबा चले। तो हिप रिप्लेसमेंट यूजुअली प्रेफरेबली यंग एज में अनसीमेंटेड करना चाहिए और सिरामिक ऑन सिरामिक और सिरामिक ऑन पॉली। तो सिरामिक का गोला रहेगा तो घिसेगा कम, ये एडवांटेज है। बिल्कुल। और सर, लास्ट में हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की डेट में डिजिटल इंडिया में हमें हमारी एक्टिविटी मॉडिफाई करनी है और ये सारी चीज़ें, मेडिटेशन एक इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो आपको अपनी लाइफस्टाइल में डालना है। साथ ही साथ मैं फिर कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ में आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है। नी आर्थराइटिस आपके किसी भी एज में है, यदि स्टेज 3 और 4 में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओपिनियन लेके और आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसको ऐसा नहीं समझे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में इलाज संभव है। डॉक्टर धीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। થેન્ક યુ। જો તમારે પણ સંધિવાથી બચવું છે તો નોર્મલ લાઈફમાં એક્ટિવિટી ખૂબ જ જરૂરી છે। તમે જેટલા એક્ટિવ રહેશો એટલા તમે આ રોગથી બચી શકશો। વધુ આવી જ જાણકારી માટે તમે જોતા રહો TV9।